तो आज का टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आज हम पढ़ने वाले हैं और इलास्टिसिटी में हम लोग काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक रोटेशन का लेक्चर भी मैंने सबको बोल रखा है, तो जब टाइम मिले तो देख लेना, वो भी जरूरी है। नेक्स्ट अगले हफ्ते हमने रोटेशन का टेस्ट भी बोला, राइट? चलो, तो इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? क्लास के बाद बात करेंगे। हम ये कह रहे थे कि वैसे तो हम लोगों ने रिजिड बॉडी में ये पढ़ा कि हम बॉडी को रिजिड मान रहे थे। कैसा मान रहे थे? रिजिड, परफेक्टली मतलब हार्ड। हम ये मान रहे थे बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यही मान रहे थे ना। बट एक्चुअली कोई भी बॉडी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है ना। तो नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यानी हर बॉडी कुछ ना कुछ डिफॉर्म जरूर होती है। अगर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, उस पे हम चारों तरफ से फोर्स लगाएं, तो उसमें डिफॉर्मेशन जरूर होता है। तो एवरी बॉडी इज डिफॉर्म व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग forces are applied। अगर हम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हर बॉडी कुछ न कुछ डिफॉर्म अवश्य होती है, कुछ न कुछ डिफॉर्म जरूर होती है। अब व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? तो इलास्टिसिटी साथ साथ लिख लेंगे, इज द प्रॉपर्टी, elasticity is the property of a body by virtue of which body tries to regain its original shape and size after removal of deforming forces। तो बच्चों इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने का प्रयास करती है या आती है फोर्स हटाने के बाद। मतलब अगर मैं कहूं कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, रबड़ की बॉडी है, उस रबड़ की बॉडी को हमने ऐसे इलॉन्गेशन किया, रबड़ की को हमने ऐसे खींचा, खींचने के बाद जब हम फोर्स हटा लेते हैं बेटा, तो फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे आना चाहती है या आ जाती है। बात समझ रहे हैं ना? इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अपनी ओरिजिनल शेप में जिस प्रॉपर्टी के कारण वो आ जाती है तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो बॉडी 100% अपना शेप रिकवर कर लेती हैं, ओरिजिनल शेप और साइज पे पूरी तरह से आ जाती हैं, इन्हें हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और जो बॉडी बिल्कुल रिकवर नहीं करती हैं, मतलब जितना तुमने डिफॉर्म किया उसी स्टेट में सेट हो जाती है, नो रिकवरी एट ऑल, 0% रिकवरी, 0% रिस्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल शेप, इन्हें परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। ठीक है ना? तो एक लाइन हम और लिख लेंगे, बॉडीज व्हिच रिकवर परफेक्टली, यानी 100% their original shape and size are called
perfectly elastic bodies. Bodies which do not recover at all are called perfectly inelastic या plastic bodies. दोनों ही आइडियल कॉन्सेप्ट हैं। हकीकत में हर बॉडी को जब हम डिफॉर्म करते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा डिफॉर्म कर दिया तो कुछ न कुछ बॉडी जनरली क्या होता है कि जब भी हम डिफॉर्मेशन करते हैं तो 100% रिकवर नहीं करता, कोई कुछ न कुछ रह जाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी थोड़ा बहुत इनइलास्टिक बिहेवियर भी होता है और रिकवरी भी होती है, तो थोड़ा बहुत इलास्टिक बिहेवियर भी होता है। तो ऐसी बॉडी को जो थोड़ा बहुत रिकवर करती है और थोड़ा बहुत रिकवर नहीं कर पाती है, 100 से 0 के बीच में रिकवरी होती है, ऐसी बॉडी को हम पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक दोनों भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लिख लो बेटा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे किसी भी बॉडी को जब हम डिफॉर्म करते हैं बच्चों, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम किसी बेटा बात नहीं, जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, उसके साइज में बढ़ाते हैं या उसे कंप्रेस करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे बॉडी का साइज तो हमने बढ़ा दिया, तो उसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो बॉडी को ओरिजिनल साइज तक ले जाते हैं या ले जाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी किसी बॉडी को अनवांटेड उसके साइज में चेंज करते हो आप, क्योंकि बॉडी की नेचुरल किसी स्टेट में किसी साइज में रहना चाहती है, और अगर आप उसको खींच रहे हो जबरदस्ती, तो बेसिकली ये वो चाहती नहीं है, उसका मर्जी के खिलाफ कर रहे हो, तो उस बॉडी के अंदर कुछ फोर्सेस डेवलप होते हैं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, जो बॉडी का ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं के कारण बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करती है। तो जब भी बॉडी का हम साइज बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी स्ट्रेस में आ गई, बॉडी उस साइज में रहना नहीं चाहती। जैसे मान लो हम तुम्हारा कान पकड़े और ऐसे खींचते हैं, तो तुम्हारा कान स्ट्रेस में, तुम्हें पेन होगा, तुम कहोगे छोड़ो, इस स्टेट में रहना नहीं चाहती बॉडी, है ना। तो कहने का मतलब ये, बॉडी की जब शेप और साइज में चेंज करते हैं तो बॉडी को जैसे आप छोड़ते हो वो अपने ओरिजिनल साइज में जाना चाहती है। तो उस स्ट्रेस्ड स्टेट में या कंप्रेस्ड स्टेट में बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, तो बॉडी में एक मैथमेटिकली टर्म डिफाइन करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, जैसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिफाइन होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है ना। तो जो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, ये हमारा स्ट्रेस होता है। ठीक है, किसी सरफेस पे हम आगे बढ़ेंगे, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है ना, या फोर्स उस एरिया पे लगने वाला फोर्स और डिवाइड बाय एरिया, वहां पर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। क्या हुआ, करिए क्लास करिए। ठीक, तो स्ट्रेस का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम कह सकते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, उसको तो हमने स्ट्रेस कह दिया। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन बेसिकली जब हम डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी के शेप और साइज में चेंज आता है।
तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, पर इन जनरल हम कह सकते हैं जो स्ट्रेन होती है वो कई तरीके के होती है। हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, वॉल्यूम स्ट्रेन होती है, शियर स्ट्रेन होती है, 3 तरह की स्ट्रेन है अपने कोर्स में। लेकिन इन जनरल जब बॉडी के साइज में चेंज करते हो तो स्ट्रेन हम जनरली इसको इस तरह से एप्सिलॉन से लिख देते हैं कभी कभी। बाकी स्ट्रेन हम नॉर्मली जो चेंज इन साइज होता है अपॉन ओरिजिनल साइज, इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि लेंथ में जो स्ट्रेन होगा वो डेल्टा एल अपॉन एल होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा वी अपॉन वी होता है, और एक आधे और होते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह चेंज इन साइज अपॉन साइज होता है, पर मोस्टली चेंज इन साइज अपॉन साइज होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्ट्रेन तभी होगा जब स्ट्रेस होगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर बॉडी में स्ट्रेस है तो ही स्ट्रेन है। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे पेन है ये, इस पेन को ऐसे खींच के मैं इसकी लंबाई 2 मिलीमीटर बढ़ा दूं तो इसमें स्ट्रेस आएगा। पेन का अनवांटेड ऑपरेशन किया, पेन नहीं चाहता था, तो इस बॉडी में जो 2 मीटर लंबाई हमने बढ़ाई है, डेल्टा एल 2 मिलीमीटर, और पेन की लेंथ से डिवाइड करोगे तो स्ट्रेन को। लेकिन इस पेन में मैं एक्स्ट्रा एक इतना बड़ा वो लाऊं इस पेन के जैसा, इसको यहां चिपका दूं। मान लो आपके पास एक रॉड थी, एक तो तरीका है कि आपने इस पे फोर्स लगा के इसका 2 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिया। तो फोर्स लगा के जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाया तो आपने डिफॉर्म किया बॉडी, तो बॉडी में स्ट्रेस आई, बॉडी में स्ट्रेन भी आई। कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, डेल्टा एल बाई एल। हमने कहा मेरे पास एक रॉड थी, मैं मार्केट से 2 सेंटीमीटर और लाया, इस पे चिपका दिया, तब भी तो लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो हमने कहा कितनी स्ट्रेन है? आपने कहा सर देखो आपने 2 सेंटीमीटर चिपकाया, ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर था, तो 2/10 हो गई स्ट्रेन। अबे ये मूर्खता ना करना, ये डेल्टा ये थोड़े ना मार्केट से लाके चिपका दिया। डेल्टा एल का मतलब है एलोंगेशन आप जब कर रहे हो, यानी जब आप स्ट्रेस देते हो बॉडी को, उससे जब शेप और साइज में चेंज आता है, वही स्ट्रेन डिफाइन होती है। अगर बॉडी अपने नेचुरल स्टेट पे है, डिफॉर्मेशन के कारण लेंथ में चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रेस के कारण साइज में चेंज नहीं हुआ है, तो फिर उसमें स्ट्रेन 0 होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो 2 सेंटीमीटर अलग से जोड़ने से स्ट्रेस ही नहीं है, इसमें स्ट्रेन भी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो याद रहे स्ट्रेन तभी होगा जब स्ट्रेस होगा बॉडी। यस बेटा, हीट करेंगे बॉडी को तब भी उसमें स्ट्रेस होगा। बिल्कुल बताएंगे, उसमें डिपेंड करता है कि हीट करते वक्त उसे फ्रीली एक्सपेंड होने दे रहे हो कि नहीं। अगर हीट करते वक्त बॉडी फ्रीली एक्सपेंड हो रही है तो इट इज कॉल्ड फ्री थर्मल एक्सपेंशन, उसमें स्ट्रेस नहीं आती, स्ट्रेन नहीं आती। ये थर्मल स्ट्रेस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? लेकिन अगर बॉडी को हीट करने पर बॉडी को एक्सपेंड, श्रेयान सुन लो, अगर बॉडी को हीट करने पर बॉडी जितना एक्सपेंड होना चाहती है उतना उसे एक्सपेंड ना होने दे, और उससे ज्यादा एक्सपेंड कर दे जबरदस्ती, तब जरूर उसमें स्ट्रेस आती है। तो अभी खैर आपको ज्यादा गहराइयों में नहीं जा रहा, अभी मैंने सिर्फ डिफाइन किया है, डेफिनेशन बताई। इसे लीनियर स्ट्रेन और इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, है ना? इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आगे बढ़ाऊंगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये, और ये वॉल्यूम स्ट्रेन है या वॉल्यूमेट्रिक। तो स्ट्रेस भी तो 3 टाइप के होते हैं। करेंगे, अभी मैंने सिर्फ डिफाइन किया है। इलास्टिसिटी का रीजन समझाता हूं कि मैं रीजन क्या है, फिर मैं टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पर आऊंगा। क्या हुआ चल रहा? तो अगर मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं, मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन या थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम बॉडी को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आती है। बहुत ध्यान से सुनना। तो कोई भी बॉडी है बेटा, कोई भी बॉडी है, उसमें बहुत सारे, बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है कुछ मॉलिक्यूलर सेपरेशन कह लो, स्पेस कह लो। तो एक ग्राफ होता है बच्चों, जो आप जनरली केमिकल बॉन्डिंग में आपको शायद बताया जाता है। तो इस तरीके का एक ग्राफ होता है, ये है ग्राफ ऑफ, ये वाला ग्राफ है इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी,
इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर गैप सेपरेशन। ये जैसे दो मॉलिक्यूल अगर r दूरी पर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसमें एक डिस्टेंस, अगर आपको याद हो तो वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिश्ता होता है F बराबर माइनस du/dx या du/dy, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ में dy/dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ ur कर्व जो होगा उसका नेगेटिव जो होगा वो फोर्स बताएगा इन दोनों के बीच का। मैं भी आपको बताऊंगा कि जनरली क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिसे हम r नॉट कह रहे हैं, तो यहां पर आप देखो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस r नॉट होती है तब दोनों मॉलिक्यूल पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, जीरो होता है, मॉलिक्यूल में से वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखा जाए, अगर हम एवरेज सेपरेशन, अगर हम बॉडी को इलोंगेशन दे रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, और उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ रहा है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा तो r नॉट से बढ़कर कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा, r पे मान। यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसी आएगी, आप देख रहे हो लाइन ऐसी आएगी और इस तरह से आएगी, तो ये एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। स्लोप कैसा होगा यहाँ पे टेंजेंट का? पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पे नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव, मतलब r घटाने का प्रयास है, r आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जैसे ही तुम स्ट्रेच करते हो बॉडी को, बॉडी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर से ये स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है जो फोर्स होता है, और ये जैसे r बड़ा होता है r नॉट से, तो ये फोर्स ये सिकुड़ने का प्रयास करता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को जैसे दूर होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर। यानी कि जैसे इस वाले रीजन की अगर हम बात करें तो इस वाले रीजन में जो फोर्सेस का नेचर होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। यानी कि जैसे आप बॉडी में एलोंगेशन लाते हो, उनके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ती है और अट्रैक्टिव इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस मॉलिक्यूल को फिर पास लाते हैं। जैसे तो जब तक तुम फोर्स लगाए हो तब तक मामला बैलेंस है, जैसे फोर्स हटाते हो ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए हैं ये वाले, ये जैसे उसी तरह मान लो दो ब्लॉक हो, तो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, दोनों ब्लॉक को पकड़ के से खींच दो, स्प्रिंग सिकुड़ना चाहता है पर तुम पकड़े हो, जैसे हाथ हटाओगे दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग फिर अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा और फिर से ब्लॉक को अंदर लाएगा। समझ गए ना? तो जिसकी लेंथ तुमने बढ़ा दी थी वो लेंथ फिर से ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। इसी तरह से जब तुम कंप्रेस करते हो, देखो जब तुम r छोटा होता है, जब r नॉट से यहाँ कहीं हो, तो यहाँ पर जब स्लोप ड्रॉ करोगे देखो लाइन ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर स्लोप जो आएगा, आप ऐसी लाइन आ रही है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस फोर्स पॉजिटिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होता है इस रीजन में, रिपल्सिव फोर्स होता है बच्चों। इसका मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल्स को पास ला रहा हूं और बीच की डिस्टेंस बेटा r छोटी है r नॉट से, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप बॉडी को जब कंप्रेस करते हो, छोड़ोगे तो ये वापस धकेल देंगे ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये जो अंदर फोर्स डेवलप हो रहे हैं ना, जो इस ग्राफ से एक्सप्लेन हो रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, एक्चुअली इन्हीं के कारण बॉडी रिस्टोर करती है। जब खींचते हो तो पास ले आते हैं, दबाते हो तो दूर ले जाते हैं, कुछ स्प्रिंग जैसा बर्ताव करते हैं। फोर्स बात समझ रहे हैं ना? लेकिन तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है जिसपे फोर्स नहीं। तो ये इस ग्राफ से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन वी परफॉर्म सम डिफॉर्मेशन ऑन द बॉडी, इट्स इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंजेस। अगर तुम इलोंगेशन कर रहे हो इट विल इंक्रीज, अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो इट विल डिक्रीज। तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन विल चेंज, आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अट्रैक्टिव, अगर इलोंगेट कर रहे हो तो अट्रैक्टिव, कंप्रेस कर रहे हो तो रिपल्सिव।
internal restoring force will be developed in the body which is actually balanced by your external force. ठीक है, और जैसे you will remove your external forces due to these internal restoring forces like spring, body will restore itself. आप समझ रहे हैं, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन तक आने का प्रयास करेगी एंड दिस इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कह पा रहे हो, यानी इट इज ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो कि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी सी बातें बच्चों जो आपको मॉलिक्यूलर थियरी उसके पीछे का कारण है वो, ठीक है, लिख लो बेटा। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब तीन चीजों की बात एक साथ करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन। कितने तरह के डिफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने तरह की बच्चों डिफॉर्मेशन होगी उतने तरह की स्ट्रेस होगी, उतने तरह की स्ट्रेन होगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं इसको एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब जो स्ट्रेस होती है उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं और जो स्ट्रेन होती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। यानी जब नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलती है। बच्चों जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वॉल है, उससे हमने कोई रॉड या कोई वायर को फिक्स कर रखा है और अब हम इस पे कुछ फोर्स लगाएं तो ये वायर को हमने फोर्स लगा करके थोड़ा सा ऐसे इसकी लेंथ बढ़ा दी। तो इस तरह से जब तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो किसी भी इंटरनल बॉडी के, तो ये वाला एंड तो फिक्स है बेटा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओगे तो बॉडी अगर फिक्स है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो कहीं पर भी देख लो, चाहे बॉडी के एंड पॉइंट पे देखोगे, अगर तुम इधर से फोर्स एफ लगा रहे हो तो वॉल भी इधर से एफ लगा रही होगी, नहीं तो बॉडी इधर चली ना जाती है। यानी एक्चुअली ये फोटो और ये फोटो दोनों आइडेंटिकल है। स्प्रिंग में भी मैंने बताया था, थ्रेड में भी बताया था कि इसमें टेंशन 2F नहीं है, यहाँ पे भी टेंशन F है, यहाँ पे भी टेंशन है। अब चूंकि ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, बॉडी के किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जो टेंशन डेवलप होगा, देख रहे हो कोई भी इंटरनल पॉइंट पे जो टेंशन डेवलप होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, F। और ये क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है जिसे हम टेंशन ऑफ द थ्रेड या टेंशन ऑफ द रॉड कह सकते हैं, दिस इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू F एंड दिस इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो एरिया के कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स क्या है, धागे में या कोई थ्रेड है तो टेंशन हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन फिलहाल चूंकि एक एंड फिक्स है तो कहीं पर भी जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि रेस्ट पे हमेशा नहीं होता है। तो ये टेंशन की जो वैल्यू होगी ये F अपॉन A के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी भी वायर में जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगा है। बात समझ में आ रही है। और लेंथ में बच्चों चेंज हो रही है, लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा। तो यहाँ पर जो लीनियर स्ट्रेन है जिसको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो ये किस तरह का डिफॉर्मेशन है, इसे हम लीनियर डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन इन लेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन होता है तब जो स्ट्रेस होती है उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं और जो स्ट्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ और स्ट्रेस होता है इंटरनल टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया या इंटरनल फोर्स डेवलप डिवाइड बाय एरिया। हो सकता है टेंशन टाइप हो सकता है कंप्रेशन और नॉर्मल टाइप फोर्स हो,
जो भी इंटरनल फोर्स होगा उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। अगर बॉडी रुकी हुई है तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वही इंटरनल फोर्स के बराबर होगा, उस केस में एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ध्यान दीजिएगा, बच्चे F बाय A पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो फोर्स हमने लगाया है वो डिवाइड बाय एरिया स्ट्रेस है। ना, हमने जो लगाया है वो नहीं है, जो अंदर डेवलप हुआ है फोर्स वो डिवाइड बाय एरिया है बेटा। अंदर डेवलप हुआ वाला टेंशन फोर्स हमारे फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर ये एक वायर हो जो इलास्टिक वायर हो और इसे कुछ फोर्स लगाकर हम एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ का टेंशन सभी जगह अलग होगा और F के बराबर नहीं होगा। उस केस में यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेस पूछनी हो तो यहाँ कितना टेंशन डेवलप हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, तब एरिया से डिवाइड करेंगे, ना कि F अपॉन A करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर चूंकि रॉड हमारी जो है या वायर हमारा दीवार से फिक्स है और बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसके सभी लेयर में उतना ही फोर्स डेवलप होगा जितना हमने अप्लाई किया। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है ये भी दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की क्या होती है? इसे एक होता है बेटा टेंसाइल स्ट्रेस, एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब सुनिए टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आप खींच के लंबाई बढ़ा रहे हो, ये कौन सी स्ट्रेस है बेटा? टेंसाइल, टेंशन की तरफ फोर्स लगा रहे हो, जैसे धागे को खींचते हो, तो यहाँ पर अंदर भी जो फोर्स डेवलप होगा वो टेंशन की तरह होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन अगर मान लो एक रॉड ऐसी हो, आप दोनों एंड से फोर्स लगा के उस रॉड को कंप्रेस कर दो, ऐसे केस में किसी भी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाओ देखोगे तो ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे पुश कर रहा होगा लाइक दिस, नॉर्मल की तरह, और ये वाला ब्लॉक इधर पुश कर रहा होगा इसको नॉर्मल की तरह। समझ गए ना? यहां पर अगर मैं कहूं ये फोर्स किसने लगाया, ध्यान सुनना, ये वाला टुकड़ा ऐसे खींच रहा होगा तो ये इस वाले टुकड़े पर ये इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, इस वाले टुकड़े पर ये इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस पे लग रहा है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों तरफ से दोनों साइड से ऐसे ऐसे दबा रहे हो। तो अगर यहाँ से दो ब्लॉक की तरह इमेजिन करो तो ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे पुश कर रहा है, ये फोर्स इसी पे लग रहा है। देख रहे हो ना, अंतर समझ में आ रहा है? एन और टी अलग अलग क्यों लिखा, समझ आया? एन लिखा है क्योंकि वो पुशिंग टाइप फोर्स है, टी लिखा है क्योंकि ये पुलिंग टाइप फोर्स है, अंदर इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है। तो इस लेयर पे अगर हम कहें, इस लेयर पे इमेजिन करो ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे इमेजिन करो ना, ये वाला जो टुकड़ा होगा ये ऐसे धक्का दे रहा होगा ना, पुश कर रहा होगा ना। तो ये जो फोर्स लगाया राइट वाला, ये लेफ्ट वाले टुकड़े ने राइट वाले पे लगाया, और ये जो है ये इधर वाला इसको ऐसे पुश कर रहा होगा। तो ये जो किसी भी लेयर पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं, टेंशन वाले उसमें ऐसे लगा रहे हैं, ये टेंसाइल है, ये क्या है? कंप्रेसिव। तो इस प्रकार से जब दोनों तरफ से आप एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाते हो, बॉडी को कंप्रेस करते हो, इसमें भी एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ स्ट्रेस को क्या लिखोगे? N अपॉन A लिख दोगे। फोर्स इंटरनल फोर्स नॉर्मल हो गया डिवाइड बाय एरिया। समझ में आ रही बात? तो फोर्स अपॉन एरिया दिमाग में रखो, N और T में कंफ्यूज मत हो, अंदर का फोर्स होता है, बस ये ध्यान रखना। इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया हो गया तुम्हारा ये। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। मैथमेटिक्स दोनों की सेम है, इसमें भी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होगा और इसमें भी फोर्स अपॉन एरिया होगा। अच्छा ये देखो, स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ऐसा यूनिट। और जो डायमेंशन होगी वो mL/t-2 फोर्स अपॉन एरिया। तो ये mL-1 t-2 हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं? लेकिन डायमेंशन को ध्यान से देखो, सॉरी स्ट्रेन को देखो, तो ये कैसा है बेटा? ये यूनिटलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m0 L0 t0 हो जाएगी। बताओ है कि? हाँ लिख लो। तो अब दूसरा वाला है, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है ना, किसी सॉलिड, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है वो केवल सॉलिड पे डिफाइन होती है। लिक्विड और
स्ट्रेन आप कह सकते हो गैसेस में कोई मतलब, लिक्विड को बढ़ाने का क्या मतलब, खींच के, तो कह दो एक लिक्विड की नली थी उसका पानी हमने खींच के लंबा कर दिया, अभी जरूरत ही नहीं है, पतली नली में डाल दो अपने आप लंबा हो जाएगा, समझ आई बात? There is nothing like linear strain and longitudinal strain and normal stress in liquid and gases, वो सॉलिड के लिए। पर बल्क जो है वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई बॉडी है, मान लो ये लिक्विड बॉडी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, गैस हो सकती है, ये किसी प्रेशर पे हमने इसको रखा हुआ है, चारों तरफ कुछ प्रेशर है, इसका वॉल्यूम भी है। अब हमें इसे डिफॉर्म करना है, हमने इसको खींच के एक्सपैंड कर दिया या दबा दिया, प्रेशर भी है, मान लो इस प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया हमने, प्रेशर बढ़ाने से ये बॉडी में कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, घट गया, V प्लस डेल्टा V हो गया V से। हाँ मुझे पता है डाइजेस्ट नहीं होता लोग, सही V प्लस डेल्टा V का माइनस देखो ना, अरे हमारा डेल्टा V कैसा है यहाँ, नेगेटिव, समझ गए? मैथमेटिकली जब लिखते हैं, मान लो प्रेशर P था चारों तरफ, प्रेशर को जब P से P प्लस डेल्टा V करते हैं, तो लेट अस सपोज वॉल्यूम V से V प्लस डेल्टा V हुआ, बट वी नो कि मोस्टली ये केस कंप्रेस होगा तो डेल्टा V मस्ट बी नेगेटिव, यानी घटेगा एक्चुअली, है ना? तब लिखने में क्या जाता है ना? तो यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो आप, बल्क पे फोकस कर रहे हो, लेंथ पे फोकस नहीं कर रहे, वॉल्यूम पे फोकस कर रहे हो। इस प्रकार की स्ट्रेस को कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं? इस प्रकार की जो स्ट्रेस आती है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस बोलते हैं, और वो होता है, अब देखिए ध्यान सुनिए, जब आप बॉडी को कंप्रेस कर रहे हो तो जब शुरुआत में बॉडी पे कुछ प्रेशर रहा होगा तो ये इसकी नॉर्मल स्टेट मान लो, आयुष ध्यान दो, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है जिस पे प्रेशर की, बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण हुआ है। प्रेशर हम पढ़ाएंगे आपको, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस है हमारी। लेकिन मुद्दा ये है कि सर तो फिर स्ट्रेस क्या है, क्या P प्लस डेल्टा P स्ट्रेस है या P स्ट्रेस है या डेल्टा P? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी है तो स्ट्रेस हमें इनमें से किसी एक को कहना है। तो जो हमने कहा, तो ये जो बढ़ाया हुआ प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर, इसी के कारण तो स्ट्रेस आई है, डिफॉर्मेशन तो इसी के कारण हुआ है ना, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। ध्यान रखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, तो ये वो प्रेशर हमारा स्ट्रेस है जिसके कारण डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, जो बल्क स्ट्रेस होती है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन प्रेशर के बराबर। इसे एक्सेस प्रेशर या गेज प्रेशर भी कहते हैं। गेज तो खैर दूसरा नाम है, पर कह देते हैं, कभी कभी लूजली बोल देते हैं एक्सेस प्रेशर, यानी जो प्रेशर में चेंज करेंगे बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, उसको स्ट्रेस के स्थान पर रखेंगे। इसी तरह से वॉल्यूम स्ट्रेन जो होती है, ये होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, साइज में जो चेंज होगा डिवाइड बाय चेंज, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, ये हमारा स्ट्रेन है, ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों बल्क, ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में है, फॉर लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। जबकि जो नॉर्मल स्ट्रेस था वो केवल किसके लिए था बच्चों? सॉलिड। तीसरा आता है, इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस या शियर डिफॉर्मेशन। इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? वो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन या बल्क डिफॉर्मेशन। तो शियर डिफॉर्मेशन, यहां जो स्ट्रेस होती है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेन जो होती है उसे शियर स्ट्रेन कहते हैं। शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बुलाते हैं। अब ये खास तरीके का डिफॉर्मेशन होता है, मेनली मटेरियल की हम आगे डिस्कस करेंगे, कितना स्ट्रेंथ है, रिजिड कितना मटेरियल है, रिजिडिटी को चेक करने का तरीका यही होता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं शुरुआत में आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, कि आपने महसूस किया होगा कि किसी भी बॉडी को, चाहे वो रबड़ का एक ब्लॉक क्यों ना, इतना बड़ा रबड़ का ब्लॉक या रॉड लीजिएगा, उस रॉड को, रबड़ की रॉड को खींचना
उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल दबाना होता है। किसी भी बॉडी को कंप्रेस करना ज्यादा मुश्किल होता है। यस सर। एक्सपैंड करना फिर भी आसान होता है, उसका वॉल्यूम घटाना, कंप्रेस करना। कोई बॉल, आप इलास्टिक बॉल लीजिएगा, वो बॉल को कंप्रेस करना, बॉल को खैर इलोंगेट कैसे करेंगे आप रॉड में फील कर सकते हो। रॉड को इलोंगेशन देने में इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना होता जितना किसी बॉडी को कंप्रेस करने में लगाना होता है। उसका रीजन यही ग्राफ ही है बेटा, कि ये जो पोर्शन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इनका स्लोप उतना ज्यादा नहीं जितना इस लाइन का स्लोप होता है। इस पोर्शन का स्लोप ज्यादा है, मतलब यहाँ पर बेटा फोर्स अधिक लगता है। तो जब आप बॉडी को कंप्रेस करते हो और मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं तो रिपल्सिव फोर्स रिलेटिवली बहुत ज्यादा होता है, और जब बॉडी को एक्सपैंड करते हो, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स उतने ज्यादा नहीं होते जितने रिपल्सिव होते हैं। इसलिए बॉडी को कंप्रेस करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू उसको एक्सपैंड करना, एलोंगेट करना। ठीक है ना? तो इसलिए याद रखना, कंप्रेशन इज डिफिकल्ट। हाँ, ये जरूर होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के नेबरहुड में जब आप देखते हो इस रीजन में, तो लगभग जितना स्लोप यहाँ होता है उतने यहाँ होता है। तो अगर बॉडी को थोड़ा कंप्रेस करना हो, थोड़ा एलोंगेट करना हो, तो जनरली ये पाया गया है कि लगभग सेम फोर्स लगता है। लेकिन जब ज्यादा एलोंगेट करना हो, ज्यादा कंप्रेस करना हो, तो कंप्रेस करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना? ये छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। बात बैक टू द डिस्कशन, वापस आते हैं। शियर स्ट्रेस क्या है बच्चों, और शियर डिफॉर्मेशन क्या है? मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, कुछ क्यूबॉइडल टाइप ब्लॉक है। ये ब्लॉक इस तरह से ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये वाली सरफेस को हमने फिक्स कर दिया, ये सरफेस फिक्स, और इस वाली सरफेस पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। नीचे वाली सरफेस को फिक्स कर दिया, फिक्स्ड विद ग्राउंड, और ऊपर वाली सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया। और सामने से देख रहे हैं तो ये ब्लॉक जो कि ऐसा था, ये थोड़ा सा ऐसा दिखने लगा कि आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया। बात समझ रहे ना? सामने से दिखे ना, इस पे ऐसा फोर्स लगाया, टेंजेंशियल, इस तरह से इसके टेंजेंशियल फोर्स। तो ये ब्लॉक कुछ, ये वाली एज सरफेस, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इस पे जब इस लेयर पे फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाली लेयर कुछ मूव करेगी, लेयर के नीचे लेयर है, ये लेयर जब मूव करेगी, ये कहीं कहां जा रहे हो, तो जाना है, बोले रुको, ये रोपोज करेगा नीचे वाला लेयर, आप रुको नहीं, चलो, तो ऊपर वाली लेयर थोड़ी आगे जाएगी, वो अपने नीचे वाले पे कुछ फोर्स लगा के आगे ले जाएगी, फिर वो अपने नीचे वाली, तो हर नीचे वाली लेयर थोड़ा थोड़ा अपोज करेगी, तो रिलेटिवली उतना नहीं मूव करेगी जितना आगे वाली लेयर। आप समझ रहे हैं? ये कह लो जब आगे वाली थोड़ी मूव कर जाएगी तब नीचे वाली चलना शुरू करेगी, क्योंकि तभी उस पर फोर्स लगेगा, राइट? तो बेसिकली ये जो डिफरेंट लेयर्स होगी, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स होंगी, ये आपकी ऐसे एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर जाती है। इस तरह से जब बॉडी को डिफॉर्म कर, जैसे शियर करना कहते हैं, कि एक लेयर को दूसरी लेयर के रिलेटिव में शियर कर दिया आपने, ठीक है, शियर करना बोलते हैं। तो इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन होता है उसे शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें डिफॉर्मेशन मेजर कैसे किया जाता है, स्ट्रेन कैसे मेजर? सबसे पहले तो स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो जो ऊपर एरिया था, ऊपर जो सरफेस थी, उसके टेंजेंशियल आपने फोर्स लगाया सबसे पहले। तो कोई भी एक लेयर इमेजिन कर लो, कोई भी एक लेयर, ये लेयर ले लो, ये लेयर पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो लेयर रही होगी, ये जो लेयर में थोड़ी सी मोटाई दिखा देता हूँ लेयर, ये लेयर अपने नीचे वाली लेयर पे, नीचे वाली लेयर इस पे ऐसे अपोज कर रही होगी, फिर ये उसके नीचे वाले लेयर पे ऐसे क्या होगा, ऐसे फोर्स लगा रही होगी। तो दो लेयर के बीच का जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है वो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होता है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब किन्हीं भी दो लेयर का, अगर मैं यहाँ पर, मैंने क्या बताया कि मैं अगर ये इस वाले में दिखाऊं कि मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कट करके दिखाऊं आपको, ये दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो अगर मैं इस ब्लॉक को अलग दिखाऊं, इस ब्लॉक को अलग देखूं, तो ये ब्लॉक अभी सोचो इक्विलिब्रियम पे रुका है, आप फोर्स लगा रहे हो फिर भी रुका है, क्योंकि इस ब्लॉक पे, ये जब ब्लॉक ऐसे होगा, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो फिर भी रुका है। इसका मतलब अगर इस पे देखा जाए तो इस पे जो ये नीचे वाला पोर्शन होगा वो एग्जैक्टली इतने ही फोर्स लगा रहा होगा इक्विलिब्रियम में। यस सर। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा, जब इसने इस पे ऐसे फोर्स लगाया होगा तो उसका रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, और इसी तरह से इसको बिल्कुल नीचे जो बेस होगा वहां पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तब जाके इस पे भी नेट जीरो, इस पे भी जीरो, दोनों इक्विलिब्रियम पे।
यानी ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना काट के बॉडी को बीच में दो लेयर के बीच का, ये इंटरनल फोर्स ही तो है बेटा, जो कि फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। बात समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेटिंग कंडीशन होती तो बराबर ना होता। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है, लेयर्स के कैसा फोर्स डेवलप हो रहा है, टेंजेंशियल। तो इसलिए इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंशियल। तो यही जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एरिया के टेंजेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल डेवलप हो रहा है, इसको पर यूनिट एरिया, अब ये एरिया कौन सा, ये वाला एरिया जिसमें फोर्स लगा है, ठीक है ना। तो सिग्मा टेंजेंशियल या सिग्मा शियर जो आता है वो टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर आ जाता है ना, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स। और स्ट्रेन कैसे डिफाइन करता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो शियर स्ट्रेन, देखो यहां स्ट्रेन चेंज इन साइज अपॉन साइज डायरेक्टली नहीं है, यहां पे ये देखा जाता है कि कितना ज्यादा शियर है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगता है कि जो देखो मान लो ये दो लेयर थी, ये दो लेयर थी, ये लेयर आपने नीचे वाली फिक्स कर दी, अब इस पे जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऐसे मान लो इतना शियर हो गया। दूसरे केस में मैं मान लो थोड़ा सा कम शेयर करता हूं, ये यहाँ पे ऐसे इतना शेयर हुआ, तो आप देखो कि ये जो ऊपर वाली लेयर थी ये इस लेयर के रिलेटिव में ज्यादा मूव कर गई, ज्यादा चल गई। बात समझ रहे ना? यस सर। अगर ये गैप सेम है, अगर ये गैप सेम है दोनों में, तो जिसका ये ज्यादा होता, ज्यादा मूवमेंट होता दो लेयर्स के बीच में, अगर मैं दो बॉडी में दो लेयर ले लूं, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, तो जिस बॉडी में दो आइडेंटिकल गैप पर मौजूद दो लेयर के बीच का सेपरेशन ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं ज्यादा स्ट्रेन आई है उसमें। बात समझ रहे? लेकिन ये भी तो संभव है कि एक बॉडी हो जिसका लेंथ बहुत ज्यादा हो, ध्यान समझना, लेकिन इसमें स्ट्रेन बड़ी कम आई है, मान लो ये स्ट्रेन इतनी आई, लेकिन फिर भी ये आपको ये स्ट्रेन यहां दिख ज्यादा रही है इसकी तुलना में, जबकि ये एंगल जो है इसकी तुलना में ये एंगल, ये वाला एंगल कम है। इसलिए स्ट्रेन डिफाइन कैसे करते हैं, यहां पर स्ट्रेन डिफाइन करते हैं इन दोनों को लेकर, ये जो गैप है और ये जो दो लेयर के बीच की क्या थी, डिस्टेंस। तो दो लेयर के बीच में कितना रिलेटिव मूवमेंट हुआ है बच्चों, वो लेते हैं, और उन दो लेयर के बीच का गैप कितना है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो इससे क्या होता है कि अगर दो लेयर के बीच का गैप सेम है दो बॉडी में, तो जिसका x ज्यादा होगा, भाई l ज्यादा होने से भी तो x ज्यादा हो सकता है ना, ठीक है, तो उसको उस केस में स्ट्रेन ज्यादा नहीं मानेंगे। जिसका x और l का रेशियो ज्यादा होगा, तो ये है रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर का एक के रिलेटिव में दूसरा कितना मूव किया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। इसे हम थीटा भी लिखते हैं, सुनो ध्यान से, ये वाला एंगल देखा जाता है बेसिकली, ये जितना ज्यादा एंगल होता है उतना ज्यादा हम कहते हैं कि शियर हुआ है। अब ये एंगल कैसे हो गया बेटा, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन होते हैं ऐसा थोड़ी ना होता कि बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, बॉडी 1000 मीटर डिफॉर्म हो गई। अबे थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, यानी ये x बहुत छोटा मोटा होता है ना। तो अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा तीनों सेम होते हैं। यस सर। और tan थीटा तो तुम देख पा रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे है कि नहीं? यस सर। यानी x y l ही हमारा थीटा है, बात समझ रहे हैं ना। तो जो शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन है या शियर स्ट्रेन है उसका फार्मूला x by l है या थीटा है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार की जो डिफॉर्मेशन, जो बॉडी जितना ज्यादा शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन आती है सेम स्ट्रेस अप्लाई करने पे, वो उतनी कम रिजिड मानी जाती है, हम आगे चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा फोर्स लगाने से जितना ज्यादा शियर होता है बॉडी में, जितना ज्यादा शियर डिफॉर्मेशन होता है, वो उतनी उसकी रिजिडिटी कम है, जितना कम शियर होगा उतना ही वो रिजिड मानी जाती है बॉडी। तो रिजिडिटी की पहचान अक्सर हमने देखा है कि हम मॉडुलस ऑफ आगे के साथ डिफाइन करेंगे, रिजिडिटी उसी के बेसिस पे करते हैं। ओम लॉ कहां से आ रहा है, पता नहीं भाई। वापस में जाना चाह रहे हो? ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ बताओ बच्चों। ओम्स लॉ कहता है, स्टार्ट। तो ओम्स लॉ कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, जब बॉडी में स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है तो बॉडी में डेवलप स्ट्रेस उसको दी गई स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉडी में डेवलप्ड स्ट्रेस उसको दी गई स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कैसा होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि स्ट्रेस को अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन 2 गुना बढ़ेगी। स्ट्रेस को आधा करेंगे स्ट्रेन आधी हो जाएगी। स्ट्रेस को 4 गुना करेंगे स्ट्रेन 4 गुना हो जाएगी। समझ रहा है नहीं? इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं होता। लॉन्ग डिफॉर्मेशन का हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता, बड़े बड़े डिफॉर्मेशन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता, राइट? यस सर। बच्चों इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कभी कभी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां पर बच्चों हम 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, चूंकि हम लोगों ने 3 प्रकार के डिफॉर्मेशन पढ़े, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह के पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है हमारा यंग्स मॉडुलस। क्या होता है बेटा? यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर बेटा बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे शियर मॉडुलस, उसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्योंकि हमने बताया था मटेरियल की रिजिडिटी इसी मॉडुलस से चेक की जाती है। ठीक है बेटा? तो इन जनरल ओह्म्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन कंप्लीट कर दो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू द strain, and ratio of strain and strain is constant for a given material beta, and this ratio is called modulus of elasticity. इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, E in general E लिख देते हैं, it can be any modulus। वैसे यंग, अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो हम इस मॉडुलस का नाम रखेंगे यंग्स मॉडुलस। अगर बल्क स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, तो मॉडुलस का नाम रखेंगे बल्क मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से तो बनाते हैं ईटा, तो अपना बना लेंगे। तो अब हम एक एक करके बच्चों मॉडुलस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले आइए बच्चों हम पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस। तो मॉडुलस को आप ऐसे बता सकते हो, एप्लीकेशन बस हम आपको पढ़ा देंगे। जैसे हमने कहा कि यंग्स मॉडुलस हमें बताना है, तो यंग्स मॉडुलस कौन सी स्ट्रेस हो जाएगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ये तो पक्का है। यस सर। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। और वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। और शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे, ठीक है? अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यंग्स मॉडुलस है, मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L थी बेटा, हमने इस पे कुछ फोर्स F लगाकर इसमें कुछ एलोंगेशन किया, इक्विलिब्रियम लेंथ। बिकॉज रॉड इक्विलिब्रियम में है तो जो इसमें इंटरनल टेंशन डेवलप होगा वो F के बराबर होगा। इंटरनल टेंशन फोर्स जो होगा वो F के बराबर होगा, बिकॉज एक एंड फिक्स है बॉडी। तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन ये F अपॉन A होगा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो देखो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद रखो। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, ये याद नहीं रखने की जरूरत।
तो बस इससे फट से आप देखो और एक रीअरेंज कर दो, F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। अब देखो हम इसको स्प्रिंग एनालॉजी पे चर्चा करेंगे, इस पे इस तरह से आप इसको कर सकते हो। स्प्रिंग एनालॉजी क्या है? स्प्रिंग एनालॉजी एक्चुअली देखा जाए तो स्प्रिंग के फोर्स यहीं से निकले। हम स्प्रिंग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्प्रिंग से रिलेट करके दिखाई दे रहे हैं आपको। आपको याद होगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लूं, y बराबर एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल, तो f को लिख सकता हूं मैं y a अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। y x मॉडुलस है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी, a क्रॉस सेक्शन एरिया है, l लेंथ ऑफ द रॉड है, लेंथ ऑफ द वायर है। बच्चों ये है एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे कोई स्प्रिंग होता था, ये नेचुरल लेंथ पे होता था, ये उसकी नेचुरल लेंथ है। अब आप जब इसमें फोर्स लगाते थे, स्प्रिंग भी इलास्टिक फोर्स डेवलप F लगा करके आप इसे पुल कर देते थे डेल्टा एल, या x पुल कर देते थे इसे नेचुरल लेंथ एल नॉट। तो आपका फोर्स क्या लगता था? F इज इक्वल टू kx होता था कि नहीं? यस सर। उससे अगर आप कंपेयर करो तो x क्या होता था? यहाँ डिफॉर्मेशन। यस सर। यहाँ डेल्टा एल क्या है? डिफॉर्मेशन है। और k होता था स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक उसी तरह से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्प्रिंग। यानी उस हिसाब से अगर इसे मैं F इज इक्वल टू k डेल्टा एल x के साथ से कंपैरिजन करूंगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा इस मटेरियल का या वायर का, ये इसके k के स्थान पर क्या आएगा? y a बाई l। यानी अगर एक इलास्टिक वायर है, इलास्टिक रॉड है, तो हम उसे एक स्प्रिंग जैसा मान लेंगे और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? y a। यानी जो भी रॉड होगा, इस रॉड को हम कैसा ट्रीट कर लेंगे? लाइक ए स्प्रिंग, और k की वैल्यू ये आ जाएगी y a बाई l, इक्विवेलेंट हटा देता हूं। यानी कि यहां पर अब आज के बाद हम लोग जितने भी सवाल करेंगे यंग्स मॉडुलस के, सभी स्प्रिंग एनालॉजी से करेंगे, बिकॉज़ स्प्रिंग के बारे में हम डिटेल जानते हैं। जैसे कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो स्प्रिंग की, तो कैसे लिखेंगे? kx स्क्वायर बाई 2। तो उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फोर्स लिखना होगा तो F बराबर kx लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, x डिफॉर्मेशन होता था, चेंज इन लेंथ होती थी, यहां पर भी x डेल्टा l जो है वो x के स्थान पर आएगा। और k का फॉर्मूला अभी आप याद रखना, k क्या है? y a बाई l। इसीलिए वर्क और एनर्जी में जब कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ाए थे कि स्प्रिंग को काटने से उसकी लेंथ आधी होती है तो k डबल हो जाता है, वहां पर भी हम अपने आपको बताया था कि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ में। जब स्प्रिंग को, अगर एक स्प्रिंग बात 2 मीटर लंबा हो, काट के 1 मीटर लंबा कर दो, उसका एरिया वही रहता है, यंग्स मॉडुलस वही रहता है, लेंथ आधी हो जाती है, जिससे k डबल हो जाता है। यस। इसलिए स्प्रिंग को कट करने से उसकी लेंथ घटाने से k क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि k किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1 बाई l के, अगर एरिया सेम है और मटेरियल सेम है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। एक क्लास में और पढ़ाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस की शीट भी दे देंगे। तो बिकॉज़ एससी वर्मा से ही सॉल्व करो, क्वेश्चंस कंप्लीट करते चलो उसको, और इलास्टिक क्वेश्चन सरल है तो हो जाएंगे। इलास्टिसिटी